हेलो एवरीवन। सो yesterday we discussed the strategy of paper 2। आज हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो सीएपी पेपर 1 की। जब तक पेपर 1 आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आपको भी ये लगेगा कि पेपर 2 की प्रिपरेशन करने का फ़ायदा ही क्या है। तो पेपर 1 की प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छी करनी है। क्यों करनी है? रीज़न ये है कि इसकी कट ऑफ लगती है। पेपर 1 की कट ऑफ लगती है, उसके बाद पेपर 2 चेक होता है। अब पेपर 1 को आप किस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एटलीस्ट कितनी रिवीजन आपको ये करनी होगी पेपर 1 की, जिससे आप उस जोन से बाहर आ जाएं जो आपका एक ऐसा जोन होता है, अनकंफर्टेबल सा जोन होता है। क्या हम पेपर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस जोन से बाहर आने के लिए या फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हो। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि 4 रिवीजन आपकी होनी चाहिए। रिवीजन ज़्यादा भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 रिवीजन हो सकती है। रिवीजन का फ़ायदा सिर्फ इतना होता है, आप गलती करना जो है, आप जो एग्जाम के अंदर जो गलती करते हैं वो कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो रिवीजन को लेके मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ जितनी ज़्यादा हो सके एक स्ट्रेटजी पे स्टिक कर लो। अगर आपके पास पहले से कोई स्ट्रेटजी है तो प्लीज़ इस स्ट्रेटजी को फोकस मत करो। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम करते हैं, जिनको एक ऑब्जेक्टिव मिल गया एक दिन के अंदर, उसको पूरा करने के लिए वो जान लगा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्ट्रेटजी है। अगर कोई लोग ऐसे काम इस तरह का उनकी स्ट्रेटजी है कि दिन में 2 घंटे कुछ और पढ़ना है, 3 घंटे कुछ और पढ़ना है, करंट अफेयर्स को स्पेसिफिक स्लोट देना है दिन के अंदर और मेंटल एबिलिटी को अलग से स्लोट देना है, वो इस स्ट्रेटजी को मत देखिए, उनके लिए नहीं है। स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने की हिम्मत रखते हो। 3 सब्जेक्ट, मतलब आप देखोगे 3 दिन में, शुरू में जो मैं 4 रिवीजन का प्लान बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर एक सब्जेक्ट को मैंने 2 दिन दिए हैं। डिपेंडिंग कि कितना बड़ा सब्जेक्ट है, किसी को 4 दिन भी दिए हैं, वो डिपेंड करता है। बट आइडिया इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड है कि ये ऑब्जेक्टिव है भाई, 2 दिन में कंप्लीट करना है, खत्म करो, उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव है। तो अब ऑब्जेक्टिव पे जब हम आते हैं, सबसे पहले हमें देखना होगा कि बुक लिस्ट कौन सी है। बुक लिस्ट बेसिक है, कुछ भी अलग नहीं डाला मैंने। अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ तो ज्योग्राफी की आपको पता है 4 ही बुक होती हैं। इसके अलावा एक और बुक जो है आपको पढ़नी चाहिए, वो है आपकी 9th और 10th की ज्योग्राफी की बुक। उसके अलावा ये जो आपकी बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट प्लस फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। दूसरी आपकी जो बुक है हिस्ट्री की, थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। उसके साथ अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। मगर अगर अभी तक आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है तो मत पढ़ना, अब मत पढ़ना, ठीक है। अगर पहले से पढ़ रखी है तो फिर पढ़ना जरूरी है। तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम 1, 2 और 3। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी वर्बैटम क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही रिडंडेंट क्वेश्चन पूछता है एलिमिनेट करने के चक्कर में, क्योंकि इस सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपके जो टेक्स्ट में आप देखोगे, जब ओपन करोगे एनसीईआरटीज को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं, जबरदस्ती क्वेश्चन बनाए हुए हैं। बट यूपीएससी का एक ही टारगेट रहता है कि पेपर 1 में जितने ज़्यादा लोग इसमें एलिमिनेट हो सके वो अच्छा रहेगा। तो पेपर 1 में इट इज़ ऑल अबाउट एलिमिनेशन। यहाँ से जितने ज़्यादा लोग एलिमिनेट हो सकें, ठीक है, तो उनको सिलेक्ट नहीं करना, उनको एलिमिनेट करना पेपर 1 के अंदर, ठीक है। पेपर 2 में वो मार्क्स अवार्ड करते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो लक्ष्मीकांत से बेहतर कोई सोर्स है नहीं। लक्ष्मीकांत जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो आपको फॉलो करना है। उसके साथ ही साइंस की 5 इंपॉर्टेंट बुक हैं आपकी, क्लास 6 की, 7th की, 8th की, 9th की और 10th की। उसके बाद 11th और 12th क्लास की जो साइंस है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो साइंस है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये इस पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके साथ लूसेंट की जो साइंस है उस पर भी मैं बात करूंगा। अगर वो आपने कर रखी तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं की तो आप टाइम वेस्ट मत करना, इस पर ज़्यादा फोकस करना। प्लस हमारी जो फैकल्टी है आशु सर, उनके बारे में शायद आप अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए होंगे, तो इसके बाद एक वीडियो आएगी आशु सर की। आप देख सकते हो कि आशु सर के क्रेडेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो फिजिक्स में। तो अगर वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उनके लिए तो बहुत ही बच्चों का काम है, आसानी से। उसके साथ तमन्ना मैम ने भी कमिट किया कि वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। और जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि साइंस में उनको डील करने में दिक्कत है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साइंस की तैयारी हम आपकी करवा देंगे बहुत ही बेहतरीन। और 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं, श्योर शॉर्ट 30 से 35 क्वेश्चन। जो भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, जिनको लगता है साइंस में आपको प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यूपीएससी कई बार माइक्रो से ज़्यादा पूछ लेता है, रीजन बीइंग एलिमिनेट करने होते हैं ना, कोई सब्जेक्ट मुश्किल हो जाता है। माइक्रो से 2019 में बहुत क्वेश्चन आए थे सीएपीएफ के अंदर। मैक्रो से जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली करंट अफेयर से होते हैं। माइक्रो और मैक्रो आपका जो सोर्स रहेगा वो ये बुक रहेगी, क्लास 12th की जो बुक है, ठीक है। दोनों बुक जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो लैंग्वेज है बहुत मुश्किल है, कंटेंट प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करेगा। उसके बीच में एनोलॉजी बहुत ज़्यादा है, स्टोरी टाइप है, कुछ है उसके अंदर। तो इसमें अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा मुझे लगता है कि आउटपुट आपको शायद कम मिलेगी। तो इससे आपको पढ़ना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो टॉपिक मेंशन है
वो टॉपिक आप कहीं से भी पढ़िए, या तो आप टॉपिक आप उसको रमेश सिंह से पढ़ सकते हो, या फिर संजीव अरोड़ा, या फिर कोई भी बुक आपको पढ़ती हो, श्रीराम आईएएस, कहीं से भी आपको वो टॉपिक क्लियर होनी चाहिए बस, ठीक है। दिस इज द आइडिया। चैप्टर के एंड में हर एक ग्लोसरी है, ठीक है, चैप्टर के एंड में ग्लोसरी है, ग्लोसरी के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है, उनकी जो फुल एक्सप्लेनेशन है, डिटेल, ठीक है, उसकी डेफिनेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अच्छा सोर्स आपको जो फॉलो करना है वो घटना चक्कर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए प्लीज फॉलो दैट, उससे इंपॉर्टेंट कोई सोर्स है नहीं। प्लस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं सोर्स बता रहा हूँ, शंकर आईएएस बिल्कुल नहीं पढ़नी है, जो आपको पढ़ना है वो घटना चक्कर, और घटना चक्कर में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से दो चीजें फायदे हो जाएंगी, ठीक है। फायदा ये होगा जो आपकी रिमेम्बरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे टाइगर रिजर्व कहाँ पे है बताओ, नेशनल पार्क कहाँ पे है बताओ, ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज आपकी रेड डेटा बुक के अंदर है, किस नेशनल पार्क में कौन सी स्पीसीज मिलती है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। IUCN की अगर आप रेड डाटा लिस्ट होगी, उसके साथ ही आप देखोगे बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती है जो न्यूज़ में रहती है, ठीक है, वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इसके थ्रू। आप अगर इकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट आप इसमें फॉलो कर सकते हो, फूड वेब क्या होती है, उसके साथ ही आप पैरासाइट्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और उसके साथ ही आप इकोलॉजी के बहुत सारे टर्म्स होती हैं, जैसे इसमें आप अमंजलिज्म, पैरासाइट कैसे काम करते हैं एक दूसरे पे, म्यूचुअलिज्म, ये इस तरह की टर्म्स जो हैं इकोलॉजी की, इसमें अच्छे से कवर हैं, बहुत अच्छे से कवर है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी, अब एनवायरमेंट और इकोलॉजी के बाद जो चीज़ है वो है आपकी ऑप्शनल बुक। मैं बता देता हूँ, ये बुक अगर आप अपनी अभी तक नहीं पढ़ी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पहले पढ़ रखी है, जिसने भी पहले पढ़ रखी है, तो 3 सब्जेक्ट आपको इसमें करने हैं जनरल नॉलेज के अंदर। एक तो ज्योग्राफी आपको करनी है, प्लस दूसरा आपको जो करनी है इसके अंदर वो है आपकी ज्योग्राफी, प्लस आपको यहाँ से करनी है साइंस, ठीक है। तीसरा आपको करनी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों यहाँ से करनी जरूरी है अगर आपने पहले पढ़ रखी है। प्लस साइंस में आपको यहाँ से करनी जरूरी है। अगर साइंस के लिए आप ये बुक फॉलो कर रहे हैं, इसको छोड़ सकते हैं साइंस के लिए, प्लस साइंस के लिए ये बुक फॉलो कर सकते हैं। जो भी कमी आपकी NCERTs में रहती है वो ये फुलफिल करती है। CGL के लिए इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो क्लास 11-12 की बुक में है वो समराइज करके इसमें दी हुई है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये थी हमारी बुक्स की बात। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी फटाफट मैं शेयर करता हूँ। 4 रिवीजन का प्लान है। पहली रिवीजन जो आप देखोगे, पहली रिवीजन 1 जून से शुरू हो चुकी है, आज 2 जून है। पहली रिवीजन को जब हमने बैच लॉन्च किया था अपना पेपर 2 का, ठीक है, असोल्ट बैच, मैं उसमें बिजी था, वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन प्रेजेंटेशन में पहले बना चुका था। तो आज 1 जून है, 2 जून से आज 2 जून है, 1 जून जा चुका है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटरी डेज हैं यहाँ पे, आप इसको कंपनसेट कर सकते हो इस हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, फोकस ये किया, जितने प्रायोरिटी वाइज मैंने सब्जेक्ट लगाए हैं, ज्योग्राफी पे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद साइंस पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर इंडियन पॉलिटी पे, क्योंकि लास्ट ईयर 7 या 8 क्वेश्चन आए हैं, और इंडियन पॉलिटी सब इंटरेस्टेड रहते हैं इसको पढ़ने में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। जहाँ ज्योग्राफी से सबसे अच्छा क्वेश्चन मिलते हैं आपको, क्वेश्चन बैंक यहाँ से ज़्यादा आता है, ठीक भी अच्छे यहीं से होते हैं, प्लस उसके साथ आपकी साइंस पे ज़्यादा फोकस रहनी चाहिए। जो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहनी चाहिए मैंने पहले इंक्लूड किया, उसको टाइम भी उस हिसाब से ज़्यादा ही दिया है। अच्छा, तो फिजिकल ज्योग्राफी आप देखोगे, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने 3 दिन दिए हैं। एट द सेम टाइम आप इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट आप देखोगे, उसको मैंने 1 ही दिन दिया, क्योंकि वो 1 दिन में हो सकती है। ह्यूमन ज्योग्राफी को 1 दिन दिया है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, यहाँ तक देखो। पहले ये समझो मैंने ये क्यों मेंटल एबिलिटी डाल रखा है, क्यों मेंटल एबिलिटी, सब में मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर नहीं डाला। करंट अफेयर फिक्स कहाँ है, किसको पता आपको करंट अफेयर्स के 75% जैसे आप टाइम कई बार मुझे लगता है कि करंट अफेयर पे डालते हो, प्लस बचा हुआ 25% जो टाइम है आप बेसिक सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो। ये बेवकूफ़ी है ना, करंट अफेयर पे टाइम इन्वेस्ट करना, इट्स बेवकूफ़ी। 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सपोज 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आसानी से कर पाओगे। जब करना ही 10 क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की क्या फ़ायदा। हालांकि करंट अफेयर के साथ जो आप कर सकते हो, जिस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, वो है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आप पढ़ के फायदा आपका ये हो सकता है, उसको आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको करनी कब है, करंट अफेयर्स प्लस मेंटल एबिलिटी, मैं ये बोल रहा हूँ आपको करनी तो इस पे सिर्फ 25% टाइम इन्वेस्ट करना है। बाकी बचा जो 75% जो टाइम है वो आपका बेसिक सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ही जाएगा। बेसिक सब्जेक्ट्स को अगर नहीं पढ़ा तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये बता दूं, बेसिक सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ज़्यादा जाएगा टाइम। बाकी जो बचा जो आपका टाइम होगा वो किस पे जाएगा, 25% टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन करंट अफेयर्स प्लस मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। अब मैं बताता हूँ हर एक में करंट अफेयर्स का क्यों डाला हुआ मैंने, ठीक है, और मेंटल एबिलिटी का। कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको बोरियत महसूस होती है, तब आप करंट अफेयर्स पे स्विच कर जाओ। कोई भी कैंडिडेट करंट अफेयर्स डेडिकेटली स्लॉट लेके पढ़ता मुझे मिल गया तो मैं उसको बताऊंगा ये गलती कर रहा है, वो नहीं करना। आपको स्लॉट लेके नहीं पढ़ना है, स्पेशली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप जब पढ़िए जब आप मेन सब्जेक्ट पढ़ते हुए बोर फील करें,
तो करंट अफेयर्स या फिर मेंटल एबिलिटी पे फोकस कर सकते हैं। दिस इज द राइट स्ट्रेटजी। बाकी अगर आप सोचो कि मैं इतने फला दिन 10 दिन में करंट अफेयर को दूंगा, गलती है आपकी बहुत बड़ी, वो मत करना। अच्छा, दोबारा से आते हैं इस पे रिवीजन पार्ट पे। 1 जून, 2 जून, 3 जून फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सीएपी पेपर 2, इसको मत छोड़ देना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्लस फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एंड एनवायरमेंट जिसको बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी एक दिन, इंडिया पीपल इन इकोनॉमी एक दिन, प्लस इनके साथ सब दिन आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स प्लस मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आप कर सकते हो, डिपेंडिंग कितना आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ ही आप देखिए इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये आपका क्या हो गया, 2 दिन मैंने इसको दिए सब्जेक्ट को। थीम 1 जो आप देखोगे, मैंने थीम 1, 2 एंड 3 ये हिस्ट्री के जो थीम्स हैं इनको मैंने स्पेशल डेडिकेटली एक दिन दिया है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वर्बैटम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गलती के चांसेस सबसे ज़्यादा यही होते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लोगे आपको फायदा मिलेगा, इट वुड बी रिवॉर्डिंग। थीम 1 आपको इस दिन करनी है, पार्ट 2 इस दिन, पार्ट 3 इस दिन 10 जून को। प्लस में मेंटल एबिलिटी साइंस के लिए 6, 7, 8 आपको करनी पड़ेगी, और एक ही दिन करनी पड़ेगी, नहीं कर पाए तो आप अच्छी स्टेज में नहीं हो प्रिपरेशन की। ये आपकी प्रिपरेशन चेक है, ठीक है, एक दिन के अंदर ये तीनों बुक नहीं कर पाए तो। 9th की एनसीईआरटी के लिए मैंने 2 दिन दिए हैं, 10th की एनसीईआरटी के लिए 2 दिन दिए हैं, इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने 4 दिन दिए हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने अगेन 4 दिए हैं, एनवायरमेंट के लिए मैंने 3 दिन दिए हैं। कंपनसेटरी डेज आपके ये हो गए। उसके बाद ये आपकी एक रिवीजन खत्म हो गई है, ठीक है। दूसरी रिवीजन जो आपकी शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 1 जुलाई से। इसके लिए जब मैंने पहले जहाँ पे 3 दिन दिए थे, अब मैंने 2 दिन दिए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी मैंने 1 दिन दिया था, यहाँ पे भी 1 दिन दिया है। ह्यूमन ज्योग्राफी 1 दिन दिया है, इंडिया पीपल इकोनॉमी 1 दिन। थीम को दोबारा से मैंने एक दिन दिया सेपरेटली, क्योंकि टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, आपको गलतियाँ यहाँ से होती है। एनसीईआरटी को 1 दिन, 6, 7, 8 की साइंस की। और यहाँ पे जब मैंने 9th की एनसीईआरटी को वहाँ पे 2 दिन दिए थे, यहाँ पे 1 दिन दिया है। 10th की एनसीईआरटी को 1 दिन, लक्ष्मीकांत को जहाँ मैंने 2 दिन दिए थे, अब यहाँ पे आपको वहाँ पे 4 दिन दिए थे, यहाँ पे आपको 2 दिन मिलेंगे। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जहाँ पे मैंने 4 दिन दिए थे, यहाँ पे आप 2 दिन में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एनवायरमेंट और 1 दिन में, जहाँ पे 3 दिन पहली रिवीजन के अंदर जब आपको 3 दिन में कंप्लीट करना था, अब आपको 1 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगेन 2 रिवीजन हो चुकी हैं, अब आपको क्या करना है, तीसरी रिवीजन पे आप यहाँ पे आ जाओ। 18 जुलाई से 3rd रिवीजन होगी। कंपनसेटरी डे कुछ छूटता है, मुझे पता है, प्रिपरेशन करते हुए कई बार कुछ चीजें छूट जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनसेटरी डे ऑफ इसीलिए है, क्या पता आप ह्यूमन ज्योग्राफी के सपोज कीजिए शुरू के 4 चैप्टर कर पाए पहली रिवीजन के अंदर, तो आप जब उसको वहीं पे छोड़ दो, उसका बर्डन सेकंड पे मत आने दो। उसका बर्डन जब सेकंड पे आएगा, सेकंड भी छूटेगा, फर्स्ट भी छूटेगा, फिर सारी जो स्ट्रेटजी है कोलैप्स हो जाएगी। होना क्या है, पहले दिन जब आप इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव रखोगे अपने सामने, तो सपोज कीजिए 4 चैप्टर आपने कर लिए, 4 चैप्टर करने के बाद आपने ये सोचना है कि नेक्स्ट जब रिवीजन होगी, नेक्स्ट जब इसका नंबर आएगा दोबारा से, तो आप फटाक से जो 4 चैप्टर आपने पूरे दिन में किए थे वो आप 12 बजे तक कर सकते हो। सपोज कीजिए आधे दिन में कंप्लीट कर सकते हो, आधे दिन जो बचा उसमें आप अगले वाले चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फायदेमंद रहेगा। तो क्या होना है, एक दिन जो जिसके लिए दिया गया, जितना पढ़ा जाए उतना ही पढ़ना है, उसको नेक्स्ट रिवीजन के लिए छोड़ देना है, अगले दिन का जो टास्क है उसको फोकस करना। अच्छा, 18 जुलाई से दोबारा से फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट है, 1 दिन मैंने इसमें दिया, ठीक है, 3rd रिवीजन में। और इसके साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 1 दिन है, ह्यूमन ज्योग्राफी को 1 दिन, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री अगेन एक दिन सेपरेट मैंने दिया है डेलिबरेटली, इसमें कमी मत कीजिए। हिस्ट्री ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, बाकी कंसेप्चुअल है, हिला दोगे आप, कर दोगे क्वेश्चन को, बट हिस्ट्री के अंदर बार बार भूलोगे और बाद में मुझे याद करोगे। 4 रिवीजन जब आप करके जाओगे ना, आप ऐसे टिक करके आंसर कर रहे होगे सब, ठीक है, हिस्ट्री के किसी भी चीज़ के, तो मिनिमम 4 रिवीजन रखो यार, उसके बिना कुछ काम चलेगा नहीं। दोबारा एनसीईआरटी आ जाती है आपकी 6, 7, 8 की, अब इसको स्किप कर सकते हो, 6, 7, 8 की बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कंपनसेटरी डे में इसको कर दो चेंज, 24 जुलाई को कंपनसेटरी डे में आप चेंज कर दो, 6, 7, 8 की बार बार रिवीजन मत लो। और इसके बाद क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी। अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं पॉलिटी पे। 1 दिन के अंदर, अब मैं बताऊंगा पॉलिटी आपको 1 दिन के अंदर कब खत्म करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 दिन के अंदर पॉलिटी खत्म करनी है, और मैक्रो और माइक्रो 1 दिन के अंदर, एनवायरमेंट भी 1 दिन के अंदर। अब फाइनल आ जाता है, अब आ जाता है डी डे हमारा, ठीक है। 3 रिवीजन होगी, फाइनल रिवीजन हमारी यहाँ से 31 जुलाई से शुरू होती है, 4th रिवीजन। 1 दिन 1 सब्जेक्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, 1 दिन 1 सब्जेक्ट। यहाँ पे पेपर 2 टच भी मत कर लेना, पेपर 2 यहाँ पे टच नहीं करना है 10 दिन, लास्ट 10 दिनों के अंदर, मतलब 30 जुलाई के बाद पेपर 2 टच मत करना, ठीक है। कहने की बात ये है, जितना हो सके पेपर 1 पे फोकस करना है। 3 अगस्त को फुल इंडियन पॉलिटी, 2 अगस्त को फुल साइंस, और उसके साथ ही कंप्लीट इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर। जितना ज़्यादा हो सके 2 चीज़ें करनी है, तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल लेंथ लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट फुल लेंथ लगाने हैं, जैसे यूपीएससी पूछता है उसी को सोल्व करेंगे। हर दिन एक टेस्ट सोल्व करोगे, हर दिन एक कंप्लीट ज्योग्राफी करोगे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप करोगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्लस टाइम मिले तो करंट अफेयर कर लेना और मेंटल एबिलिटी, राइट। उसके बाद कंप्लीट एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स जो 5 अगस्त को होगा, ये आपका डी डे, ठीक है। तो ये रहेगा आपको। प्लस मैं आपको बता दूं स्ट्रेटजी इतनी थी
इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हम एक डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं, असोल्ट बैच है उसमें। बैच के अंदर ये क्या चीज़ें हो रही है, बैच के अंदर मैं बता दूं, वी आर बेसिकली सेटिंग अकाउंटेबिलिटी। हम एक इंडिविजुअल पे अकाउंटेबिलिटी सेटअप करते हैं। हम पूछते हैं आपने भाई किया कितना किया, आपको ये ऑब्जेक्टिव मिला था कितना पहुंचे हो, तो आपके सिर्फ एक डंडा लेके खड़े होने का हमारा क्या है, एक काम है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं। तो जो आपको पता भी होगा शायद, असोल्ट बैच जो हमने शुरू किया है, ठीक है, मुझे उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। असोल्ट बैच आप सभी